हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नर्सिंग नॉलेज चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग नॉलेज बाई गोविंद सर में। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं एसिड बेस इम्बैलेंस का। एसिड बेस इम्बैलेंस अपन ब्रॉडवे में डिस्कस कर चुके हैं। आपने सारी क्लासें अटेंड करी होगी, अगर नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और अपने चैनल की सारी एसिड बेस इम्बैलेंस क्लासें आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उन सब टॉपिक में का सार जो निकल के आएगा वो आएगा अब नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपने वो थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो इसको प्रैक्टिकल में आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखने वाले हैं अपन अब आज एबीजी। क्या देखने वाले हैं? एबीजी। क्या होता है एबीजी? एबीजी यानी एबीजी की फुल फॉर्म की बात करें तो आर्टेरियल, क्या होता है? आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस। क्या होता है? आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा, फाइनल टॉपिक रहेगा एसिड बेस इम्बैलेंस का। वो क्या रहेगा? आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस। बात करें अपन एबीजी होता क्या है तो एबीजी में आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस के अंदर स्टार्ट करेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ब्रॉड में डिस्कस करेंगे कि एबीजी सैंपल, एबीजी होता क्या है, एबीजी में सैंपल कैसे निकालते हैं, सैंपल निकालने का प्रोसेस क्या होता है, और फाइनली उस सैंपल में जब रिजल्ट आता है मशीन से, वो मशीन से जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में अपन कैसे बता सकते हैं कि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, और उसके भी आगे कि वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है या नॉर्मल है, फुल्ली कंपनसेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस में। आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस में स्टार्ट करें आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस में तो आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस, चारों वर्ड का मीनिंग समझिए। तो आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस में सबसे पहले बात करें आर्टेरियल ब्लड की तो इसके अंदर सैंपलिंग कहाँ से करते हैं अपन? आर्टेरियल ब्लड से। आर्टरी जो जाती है नॉर्मली अपन सारे ब्लड सैंपल कहाँ से निकालते हैं? एलएफटी, केएफटी, सीबीसी, सारे सैंपल कहाँ से निकालते हैं? ब्लड कल्चर वगैरह के वेन से। लेकिन यहाँ सैंपलिंग कहाँ से करेंगे? आर्टेरियल ब्लड से। कहाँ से निकालेंगे सैंपल? आर्टरी से। गेस एनालिसिस। और उस आर्टेरियल ब्लड में जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है, उसमें बायोकार्बोनेट का लेवल कितना है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अपन इस प्रोसेस में, उसका एनालिसिस करेंगे। तो आर्टेरियल ब्लड में जो आर्टरीज यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली कौन सी आर्टरीज यूज की जाती है? आर्टरीज जो लेते हैं वो मोस्ट कॉमनली कौन सी आर्टरीज यूज लेते हैं अपन प्रैक्टिकली? रेडियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी। कौन सी आर्टरी लेते हैं? रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एबीजी के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन कौन सी आर्टरी यूज करते हैं? तो रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी दोनों में से एक आर्टरी यूज करते हैं। किसमें? आर्टेरियल ब्लड को निकालने के लिए। प्रोसेस क्या होता है? रेडियल और फीमोरल में दोनों में भी तुलना करें तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट वेन कौन सी होती है? रेडियल वेन होती है। और इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पर रेडियल में आपको नहीं मिल रहा और कुछ अलग दिक्कत हो तो उस कंडीशन में आप फीमोरल आर्टरी भी यूज कर सकते हो। तो इसमें स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस स्टार्ट करने में होता क्या है? आर्टेरियल ब्लड निकालने से पहले आपको कुछ आर्टिकल्स चाहिए होते हैं। सिरिंज हो गई, सिरिंज को हमेशा अगर आप 1 ml या 2 ml की सिरिंज ले रहे हो तो उस सिरिंज का क्या होना आवश्यक है? उस सिरिंज का हिपेरनाइज्ड होना आवश्यक है। तो आपको आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? हिपेरनाइज्ड सिरिंज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आर्टेरियल ब्लड निकालने वाले हो तो वो सिरिंज कौन सी होनी चाहिए? हिपेरनाइज्ड सिरिंज होनी चाहिए। आप कौन सी सिरिंज यूज करोगे? हिपेरनाइज्ड सिरिंज लेके आओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एबीजी में कौन सा सिरिंज यूज करते हैं? हिपेरनाइज्ड सिरिंज यूज करते हैं। कि एबीजी कर रहे हैं तो कौन सी सिरिंज क्या यूज करेंगे? ए ईडीटी है, बी सोडियम फ्लोराइड वाली ऑयल, सी हिपेरनाइज्ड वाली सिरिंज। तो कौन सी सिरिंज यूज करेंगे? हिपेरनाइज्ड सिरिंज यूज करेंगे। हिपेरनाइज्ड सिरिंज ले लिया आपने, सारे दूसरे आर्टिकल्स ले लिया आपने। उन आर्टिकल्स लेने के बाद आपको उस रेडियल आर्टरी का क्या चेक करना पड़ेगा? कोलेट्रल सर्कुलेशन, कि ये रेडियल और अल्नर आर्टरी में रेडियल और अल्नर आर्टरी में इसमें हाथ में कोलेट्रल सर्कुलेशन तो है या नहीं है। कोलेट्रल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो ये इधर से रेडियल आर्टरी, अंगूठे की तरफ से कौन सी आर्टरी होती है? रेडियल आर्टरी। और इस तरफ से कौन सी आर्टरी होती है?
अल्नर आर्टरी। तो ये रेडियल और अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन हाथ में बराबर है या नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ता है। वो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पेशेंट का हाथ लो, पेशेंट का हाथ लेके पेशेंट से पहले 4-5 बार मुट्ठी बंद करके खोलने की कोशिश कहो। आप पेशेंट ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक टेस्ट का नाम भी देंगे, इस टेस्ट का वो नाम भी देंगे। तो इससे पहले उसको क्या कहेंगे, उससे कहेंगे कि 4-5 बार मुट्ठी को खोल के बंद करो। अगर उसने 4-5 बार मुट्ठी को खोल के बंद किया, अब 4-5 बार मुट्ठी को खोल के बंद करने के बाद आप क्या करोगे, दोनों हाथों से, अभी मेरा तो एक ही हाथ है, दोनों हाथों से दोनों तरफ इधर ये जो दिख रही है आर्टरी जा रही है, उस आर्टरी को क्या कर लोगे, बंद कर लोगे। दोनों तरफ से आर्टरी को बंद कर लोगे। दोनों तरफ से आर्टरी को बंद करने के बाद क्या करोगे, रेडियल की तरफ से, जिस तरफ से अंगूठा है उस तरफ से आप हटा दोगे। उस तरफ से हटा के देखोगे, खोलोगे मुट्ठी, तो देखोगे कि यहाँ पर जो वाइटनेस आ जाएगी और वो वाइटनेस इधर से छोड़ते ही 6 से 7 सेकंड में वो वाइटनेस चली जाएगी। अगर 6 से 7 सेकंड में वाइटनेस जा रही है या पिंकनेस आ रही है, 6 से 7 सेकंड में वाइटनेस जाके यहाँ से पिंकनेस आ रही है, मतलब रेडियल आर्टरी का सर्कुलेशन ठीक है। मतलब रेडियल आर्टरी का सर्कुलेशन ठीक है। पहले अपन ने दोनों दबा रखे थे, अब जब से रेडियल छोड़ा तब यहाँ पे वाइटनेस से पिंकनेस आ गई है। वाइटनेस से पिंकनेस आ गई मतलब सही है। आपने ये चेक कर लिया कि रेडियल आर्टरी सही है। अब रेडियल आर्टरी सही है तो आप इधर फिर चेक करोगे आप कि अल्नर आर्टरी सही है या नहीं है। तो अल्नर आर्टरी को चेक करने के लिए आप फिर से वही प्रोसेस करो, पेशेंट को 4-5 बार हाथ मुट्ठी बंद करके खोलने की कहो। अब मुट्ठी खोल ले पेशेंट और दोनों तरफ से दबा के रखो। अब दोनों तरफ से दबा के रखने के बाद रेडियल आर्टरी को दबा के रखो और अल्नर आर्टरी को छोड़ दो। अल्नर आर्टरी को छोड़ने के बाद जब से ये वाइटनेस आई है, वो वाइटनेस 6 से 7 सेकंड में वापस पिंकनेस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। अगर वो 6 से 7 सेकंड में पिंकनेस में कन्वर्ट हो गई मतलब अल्नर आर्टरी सही काम कर रही है। रेडियल आर्टरी चेक कर ली, अल्नर है उसको क्या बोलते हैं अपन, एलन टेस्ट। क्या चेक किया अपन ने चेक किया कि रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन सही है या नहीं है। कभी भी अगर आपको एबीजी का सैंपल लेना है रेडियल आर्टरी से तो उससे पहले एलन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिना एलन टेस्ट के रेडियल आर्टरी से सैंपल ले लिया है और बाई चांस उस अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन सही नहीं है तो उस कंडीशन में हाथ की जो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यहाँ पर इस्चेमिया हो सकता है। तो इसको बोलते हैं अपन एलन टेस्ट। एलन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए कि एलन टेस्ट किसके लिए करते हैं तो एलन टेस्ट करते हैं अल्नर आर्टरी के सर्कुलेशन चेक करने के लिए। किसके लिए करते हैं, अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं है, वही चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन, अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन, अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन या ओवरऑल हाथ का सर्कुलेशन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं अपन, एलन टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट करने के बाद अगर आपने ये टेस्ट कर लिया, आपको लग गया कि रेडियल और अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन परफेक्ट है, 6 से 7 सेकंड में छोड़ते ही पिंकनेस लौट रही है तो वो एलन टेस्ट सही है और फिर आप एबीजी सैंपल निकाल सकते हो। प्रोसेस स्टार्ट करी थी अपन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरी डिसाइड कर ली, रेडियल आर्टरी से सैंपल निकालना है, सारे कंटेंट लेके आ गए, हेपेरिनाइज सिरिंज लेके आ गए, एलन टेस्ट कर दिया। एलन टेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, एलन टेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, ये रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी पाल्पेट करते हो आप, तो रेडियल आर्टरी पाल्पेट करनी है। रेडियल आर्टरी पाल्पेट करने के बाद 3 फिंगर से रेडियल आर्टरी पाल्पेट कर ली और फिर मिडिल फिंगर को आप हटा लो। अब आपने मिडिल फिंगर को हटा ली, दोनों अंगुलियों से आपने रेडियल आर्टरी को पाल्पेट कर रखा है, तो उसके बीच में आपको 90 डिग्री के एंगल पे क्या डालना है, सिरिंज डालनी है। 90 डिग्री के एंगल पे सिरिंज डाल के आपको जो ब्लड निकालना है, और अगर आपने सिरिंज सही परफेक्ट डाली है तो ब्लड प्रेशर से, आर्टरी के अंदर से प्रेशर से ब्लड आ जाएगा। अब इस ब्लड को आप भेज रहे हो। अगर बाई चांस आपके और मेरे यानी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के ब्लड को अगर आपने एबीजी के लिए सैंपल के लिए उस मशीन में भेजा है तो उस मशीन में जाने के बाद वो मशीन क्या बताएगी वो देखते हैं अपन। आप बात क्या कर रहे हैं अपन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की। मेरे और आप में अगर बात करें कि एबीजी का सैंपल आप में और मेरे में गया और वो मशीन ने चेक किया तो वो मशीन क्या बताएगी, देखो वो मशीन बताएगी कि उस ब्लड का पीएच, नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना होता है बताया मैंने, 7.35 टू 7.45। कितना होता है, 7.35 टू 7.45। उसके बाद बात करें उसकी PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है आर्टरी के ब्लड में, उसमें होती है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। बात करें उसमें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी होती है, याद रखना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, पी का मतलब, वो कितनी होगी 80 से 100 mm ऑफ Hg। बात करें
बात करें PCO2 हो गई, PO2 हो गई, बात करें SCO3 यानी बाइकार्बोनेट, तो आपके और मेरे ब्लड में बाइकार्बोनेट कितना होता है 22 टू 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बात करें सेचुरेशन की, आपके और मेरे ब्लड में सेचुरेशन कितना होता है 95 टू 100%। सेचुरेशन और पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर अलग अलग होता है। PO2 का मतलब तो होता है आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है, जबकि बात करें SPO2 की तो ये होता है सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, सेचुरेशन का मतलब होता है आपके ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन उस परसेंट ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड है। तो सेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड है तो SPO2, और आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है तो PO2। दोनों डिफरेंट है, दोनों का वैल्यूज भी डिफरेंट है। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके और मेरे ब्लड की बात करें तो आपके और मेरे ब्लड की नॉर्मल ABG ऐसी आएगी। आपके और मेरे ब्लड की बात करें तो ऐसी नॉर्मल ABG आएगी। तो ये तो बात हो गई आपकी ABG सैंपल कैसे निकालना है। ABG सैंपल लेने से पहले आर्टरी कैसे डिसाइड करनी है, आर्टरी डिसाइड करने के बाद कैसे आपको कौन सा टेस्ट करना है, क्या क्या करना है, कौन सी सिरिंज चाहिए और आपका नॉर्मल ABG क्या होगा। अब अपन बात करते हैं कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि उस पर्सन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है। तो वो बात करनी है अब अपने को इस ABG को देख के। तो अगर इससे दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसके लिए आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस डिसाइड करना है। अगर आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस डिसाइड करना है तो उस कंडीशन में आपका मार्कर रहेगा PCO2। क्या मार्कर रहेगा PCO2। अगर आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस का पता लगाना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। और अगर आपको पता करना है कि मेटाबॉलिक, आपको पता करना है कि मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है या एसिडोसिस है, तो उस कंडीशन में आपको फोकस जाना चाहिए बाइकार्बोनेट पर। दोनों चीज़ याद रख लो। कार्बन डाइऑक्साइड, आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस डिसाइड करने के लिए कहाँ मार्कर रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस डिसाइड करने के लिए क्या मार्कर रहेगा बाइकार्बोनेट। तो ये दोनों मार्कर हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस का मार्कर है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस का मार्कर है बाइकार्बोनेट। तो ये बात हो गई आपकी क्या मार्कर है। अब बात करते हैं अगर किसी पर्सन का ABG ये ABG है, किसी पर्सन का ABG आया, प्रैक्टिकली देखते हैं। रेस्पिरेटरी का मार्कर क्या है PCO2, मेटाबॉलिक का मार्कर क्या है SCO3 यानी बाइकार्बोनेट। अगर किसी भी कंडीशन में, आपको बताया मैंने, अगर किसी भी कंडीशन में ब्लड की pH 7.35 से कम जा रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं एसिडोसिस। और अगर किसी भी कंडीशन में ब्लड की pH 7.45 से ज़्यादा जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं एल्कलोसिस। उसको क्या बोलते हैं एल्कलोसिस। इसको क्या बोलते हैं एसिडोसिस। ब्लड की pH अगर 7.35 से कम हो रही है तो एसिडोसिस, 7.45 से ज़्यादा हो रही है तो एल्कलोसिस। अब बात करते हैं कि इसको एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। ये तो आपने आराम से डिसाइड कर सकते हो कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। आपको डिसाइड करना है, अगर किसी का ब्लड की pH देख के आपको डिसाइड करना है कि उसका एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, तो कैसे डिसाइड करोगे। अगर किसी की pH 7.35 से कम है तो एसिडोसिस, अगर किसी की pH 7.45 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। ये आपको नॉर्मल कोई भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि इसको एसिडोसिस है, इसको एल्कलोसिस है। बात वहाँ पर आ जाती है कि इसको एसिडोसिस है तो कौन सा, रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। इसको एसिडोसिस है तो रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। तो फिर आपको अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस ये पता लगाना है तो सबसे पहले आपको pH अगर कम दिखे, अगर आपको pH दिख रही है, माना कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी मार्कर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक मार्कर क्या है बाइकार्बोनेट। अगर किसी पर्सन का pH ये है, अगर किसी पर्सन का pH ये है 7.30, किसी पर्सन का pH 7.30 है तो उसमें कौन सा एसिडोसिस है या एल्कलोसिस, एसिडोसिस है एल्कलोसिस है, इसको क्या है आप आराम से बता सकते हो कि इसकी pH 7.35 से 45 से कम है तो इसको एसिडोसिस है। क्या है इसको एसिडोसिस है। अब अगर आपको पता करना है कि इसमें रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दोनों बातों को पता लगाना है तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी मार्कर के ऊपर जाना होगा। आपको उसका कार्बन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए। अगर उस पर्सन का कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 क्या है, अगर उस पर्सन का PCO2 है, माना कि नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल याद रखना आपको 35 to 45 mmHg। अगर उसका PCO2 है कितना, उसको PCO2 है माना कि
80 mm ऑफ Hg, उसका PCO2 है 80 mm ऑफ Hg, और उसका बाइकार्बोनेट है 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और उसका PO2 है 70 mm ऑफ Hg, SPO2 है उसका 90। अगर किसी की कंडीशन में ये दिख रहा है आपको, अब आपको बताना है कि इसमें एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है, तो आपने बता दिया कि इसमें एसिडोसिस है। अब आपको बताना है कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो उस कंडीशन में आपको रेस्पिरेटरी मार्कर पर जाना है, और रेस्पिरेटरी मार्कर और मेटाबॉलिक मार्कर पर जाना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है रेस्पिरेटरी मार्कर पर। अब रेस्पिरेटरी मार्कर आप देख रहे हो कि PCO2 की वैल्यू ज़्यादा है, PCO2 की वैल्यू ज़्यादा है, PCO2 की वैल्यू ज़्यादा है। बात करें बाइकार्बोनेट की, तो बाइकार्बोनेट किसका मार्कर है? मेटाबॉलिक का मार्कर, और मेटाबॉलिक के मार्कर की वैल्यू बराबर है। मेटाबॉलिक के मार्कर की वैल्यू कितनी थी? बाइकार्बोनेट के मार्कर की वैल्यू कितनी थी? 22 से 27 या 22 से 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसकी कितनी है? 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी नॉर्मल है। अगर किसी भी कंडीशन में pH कम हो रहा हो, अगर किसी भी कंडीशन में pH कम हो रहा हो और PCO2 बढ़ रहा हो, अगर किसी भी कंडीशन में pH कम हो रहा हो और PCO2 बढ़ रहा हो, pH कम हो रहा हो 7.35 से कम हो रहा हो और PCO2 बढ़ रहा हो, यानी 35 to 45 mg था नॉर्मल, उससे बढ़ रहा हो, तो उस कंडीशन में ऐसी कंडीशन अगर आपको कभी भी दिखे, कोई भी हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो उस कंडीशन में आपको आंख बंद करके क्या करना है? इस पर्सन को क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक ट्रूथ हो गया, एक चीज यहाँ पर हो गई। 4 चीजें आपको साबित करनी है कि जिसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब कहेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कब कहेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब कहेंगे, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कब कहेंगे। तो ये चीज हो गई। अगर किसी का pH कम दिखे और PCO2 ज़्यादा दिखे, तो आपको आंख बंद करके क्या करना है? कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस करना है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये एक चीज याद रखनी है आपको। ये बात करें अगर उस किसी पर्सन का pH तो इतना ही हो, अगर किसी पर्सन का pH इतना हो 7.30, pH 7.30 हो, और उसका बात करें pH 7.30 हो और pH 7.30 हो, PCO2 हो उसका 40 mm Hg, बाइकार्बोनेट हो उसका 40 mm ऑफ Hg, बाइकार्बोनेट हो उसका 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑक्सीजन हो उसका 80 mm ऑफ Hg, सेचुरेशन उसकी 90%, तो उस कंडीशन में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा? अगर बात करें उसका pH की, तो pH कम है, pH कम है तो आप क्या कह दोगे? उसमें क्या है? एज इट इज एसिडोसिस है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो उस कंडीशन में आपको रेस्पिरेटरी मार्कर पर जाना है। अब यहाँ देखिए रेस्पिरेटरी मार्कर, तो रेस्पिरेटरी मार्कर क्या है? रेस्पिरेटरी मार्कर क्या था? PCO2। अब PCO2 की वैल्यू कितनी थी? 35 to 45 mm Hg, यहाँ पर कितनी है? 40 mm Hg, यानी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो अब आप आगे बढ़ो, बाइकार्बोनेट के मार्कर पर जाओ, और बाइकार्बोनेट का मार्कर कितना था? 22 to 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए था, ये कितना है? 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अगर 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो उस कंडीशन में आप बोल दोगे कि ये क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो इसका एक यूनिवर्सल ट्रूथ बना देते हैं अपन। इसका ट्रूथ क्या बना देंगे? अगर किसी कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में देखने को मिलेगा आपको अगर किसी पर्सन का pH कम हो, अगर किसी पर्सन का pH कम हो और उसका बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे उसको कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर किसी का pH कम हो रहा हो और PCO2 ज़्यादा हो रहा हो, pH कम हो रहा हो और PCO2 ज़्यादा हो रहा हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर किसी का pH कम हो रहा हो और बाइकार्बोनेट भी उस कंडीशन में कम हो रहा हो, तो उसको क्या बोलोगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पता करना है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि pH कम हो रही है तो PCO2 पे जाओ, PCO2 बराबर है और बाइकार्बोनेट कम हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आप गए PCO2 पे, PCO2 ही ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। 2 सिचुएशन अपन लेके आ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं। अगर किसी पर्सन का pH 7.50 हो, उसका
उस पर्सन का PCO2 हो 20 mm ऑफ Hg, अगर उस पर्सन का PO2 हो 80 mm ऑफ Hg, उसका सेचुरेशन हो 95% और उसका बाइकार्बोनेट का लेवल हो, उसके बाइकार्बोनेट का लेवल हो 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो उस कंडीशन में आप क्या बताओगे कि इसमें कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड करो कि इसमें एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है वो डिसाइड करने के लिए एक ही चीज काफी है, अगर उसका pH 7.35 to 45 से ज्यादा हो रहा है तो वो एल्कलोसिस है। क्या है? एल्केलोसिस। क्या है? एल्कलोसिस। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। अब ये डिसाइड करना है आपको, तो उस कंडीशन में आपको जाना है रेस्पिरेटरी मार्कर पर सबसे पहले। और रेस्पिरेटरी मार्कर पर जब आप गए तो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है। नॉर्मल कितना था? 35 to 45 mmHg होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम है। जबकि बात करें बाइकार्बोनेट के लेवल की तो वो नॉर्मल है। तो उस कंडीशन में आपको सीधा चीज जानी है। एक ट्रूथ और बना दो, अगर किसी कंडीशन में pH बढ़ रहा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या बोलोगे आप? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के लिए क्या होना चाहिए? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के लिए होना चाहिए कि pH किसी का पर्सन का बढ़ रहा हो और PCO2 कम हो रहा हो। pH बढ़ रहा हो और PCO2 बढ़ रहा हो। पहले फुल अच्छे तरीके से समझो, उसके बाद इसका शॉर्टकट बताऊंगा। एक चीज याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। पहले ये समझो कि एक्चुअल में होता क्या है। तीन सिचुएशन आ गई है, pH कम हो, PCO2 ज्यादा हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। pH कम हो, बाइकार्बोनेट कम हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। pH ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर किसी पर्सन में सिचुएशन ऐसी हो कि pH तो बढ़ा हुआ है, pH तो सेम एज इट इज बढ़ा हुआ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपको दिखा 35 mmHg, आपने ऑक्सीजन देखा आपको 82 mm ऑफ Hg, आपने SpO2 देखा, वो दिखा 90%, आपने देखा बाइकार्बोनेट का लेवल, और बाइकार्बोनेट का लेवल आपको मिला 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन में क्या है? देखो, pH बढ़ा हुआ है यानी एल्कलोसिस है, pH बढ़ा हुआ है यानी एल्कलोसिस है। अब आपने देखा PCO2 35 to 45 mmHg यानी नॉर्मल है। ये PCO2 क्या नॉर्मल है। बात इन दोनों पे इतना फोकस नहीं करना आपको, pH एसिड बेस इम्बैलेंस पे आपको जाना है वापस बाइकार्बोनेट पे। दोनों चीज आपने पहले रेस्पिरेटरी मार्कर देखा, वो नॉर्मल था, फिर आपको कहाँ जाना है? मेटाबॉलिक मार्कर पर। और मेटाबॉलिक मार्कर पर आप गए, मेटाबॉलिक मार्कर पर आपके जाने के बाद पता चला कि इसका 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यानी 29 मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए, ज़्यादा है। और ये जब भी ज़्यादा होता है और ये pH ज़्यादा हो और ये ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो एक और चीज़ बन गई अपने पास, तीन चीज़ें इधर बनी हुई है, फोर्थ एक और चीज़ बन गई। किसी पर्सन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा हो तो वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होता है? उस पर्सन का pH बढ़ रहा हो, और pH बढ़ रहा हो और बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ रहा हो, तो उस कंडीशन में उसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। तो चार चीजें बन गई अपने पास। अगर किसी का pH कम और PCO2 बढ़ा हो तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसको। अगर किसी का pH कम हो और बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम हो रहा हो तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर किसी का pH बढ़ रहा हो और PCO2 कम हो रहा हो तो उसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। अगर किसी पर्सन का pH भी बढ़ रहा हो और बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ रहा हो तो उस कंडीशन में उसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बोलेंगे। तो ये सिचुएशन आती है। चार आपको कंडीशन याद रखनी है कि pH बढ़ रहा है और PCO2 बढ़ रहा है तो ये बोलेंगे। ये सिचुएशन आपको चारों के चारों याद रखने, और चारों के चारों को याद रखने का एक तरीका है अपने पास। इन चारों को याद रखने का एक तरीका है अपने पास, pH is directly proportional to bicarbonate. pH is directly proportional to bicarbonate. समझ रहे हो आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर किसी कंडीशन में pH बढ़ रही है, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है तो pH भी बढ़ेगी, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है तो pH भी बढ़ेगी। अगर किसी कंडीशन में बाइकार्बोनेट कम हो रहा है तो pH भी कम होएगी। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? PCO2 के। अगर किसी कंडीशन में PCO2 बढ़ रहा है तो pH
कम होएगी। अगर किसी कंडीशन में PCO2 कम हो रहा है तो उस कंडीशन में pH बढ़ेगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।